हाय स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। तो हमने पिछली बार क्या पढ़ा था, एक बार रिकैप कर लेते हैं। मतलब मैं दोबारा पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि दोबारा पढ़ाने का फायदा नहीं, फिर से वीडियो देख लो। अच्छा, तो पिछली बारी क्या किया था यार? मेरे ख्याल से हम्म कुछ प्रॉब्लम पड़ी थी कि आदमी रस्सी पर चढ़ रहा है, ऐसी कार एक्सेलरेट हो रही है तो वो धागा पीछे जा रहा है एंड सो ऑन। और एक बॉयंसी की प्रॉब्लम पड़ी थी। अब बात करते हैं पुली ब्लॉक प्रॉब्लम की। कौन सी? पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स। अभी पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स क्या है? ठीक है, आपको दिख रहा है जो ऊपर लिखा पड़ा है? ठीक है, चलो भाई, दिख रहा है, अच्छी बात है। नहीं भी दिखेगा तो जब मैं पूछूंगा और जब आप बोलोगे उसमें बहुत डिफरेंस होगा। तो पुली ब्लॉक प्रॉब्लम में क्या है कि ध्यान रखना कि बाय डिफॉल्ट मास ऑफ ए पुली इज जीरो। ये पुली का मास बाय डिफॉल्ट जीरो मान लेते हैं। नहीं मानेंगे तो लफड़ा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। और नेट फोर्स बराबर मा होता है। तो अगर किसी चीज का मास जीरो है तो उस पर फोर्स भी जीरो ही होगा। पूछो क्यों? क्योंकि मास जीरो तो भले कुछ भी एक्सेलरेशन हो, फर्क नहीं पड़ता। आप उसको तेज चलाओ, धीमे चलाओ, डज नॉट मैटर, उस पर नेट फोर्स भी जीरो ही होगा। तो बाय डिफॉल्ट मास ऑफ पुली जीरो, क्योंकि पुली का मास जीरो है, इसीलिए उसका फोर्स भी क्या होगा? जीरो ही होगा। चलो भाई, तो एक पुली का मास जीरो, पुली पे फोर्स जीरो। अब इसका मतलब क्या हो बच्चों कि सपोज कि ये एक पुली है। अब इसके नीचे दो धागे हैं, इधर कुछ जो भी मास है मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऊपर एक और धागा है। ठीक है, अब समझना ये एक ही धागा, इस पे एक ही टेंशन होगी। मान लो ये टेंशन टी है, ध्यान रखना ये दोनों धागे पुली को नीचे खींचेंगे लेकिन मासेस को ऊपर खींचेंगे। ठीक है, तो मासेस को खींचा ऊपर, पुली को खींचा नीचे। ठीक है, ये ऊपर ये नीचे। अब मुझे बताओ ये दोनों धागे पुली पे कितना फोर्स लगा रहे हैं? नीचे टूटी। ठीक है, अब इस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो नेट फोर्स जीरो होने का मतलब अगर नीचे टूटी है तो ऊपर भी टूटी है। लेकिन टेंशन टूटी है, रस्सी नहीं टूटी है, ध्यान रखना। ठीक है, तो नीचे भी टूटी हो गया, ऊपर भी टूटी हो गया, नेट फोर्स इसी तरीके से क्या हो गया? जीरो हो गया। क्या हो गया बच्चों? जीरो। क्या हो गया बच्चों? जीरो। अब ऐसे ही मान लो कि हम लोग एक बड़ा सिस्टम लेते हैं, नीचे कुछ है वो बना नहीं रहा, फिर इसके ऊपर और क्या सिस्टम, फिर नीचे कुछ हम बना नहीं रहा, फिर नीचे कुछ हम बना नहीं रहा। मान लो ये टेंशन टी, ये टेंशन टी, एक ही धागा एक ही टेंशन, नीचे कितना होगा? टूटी, ऊपर भी कितना होगा? टूटी। ये टूटी तो ये भी टूटी, तो नीचे कितना हो गया? 40, ऊपर भी कितना होगा? 40। ये 40, ये 40, अगर इसके ऊपर कोई टेंशन होती है ना तो वो 80 हो जाती। तो कुल मिला के आप नेट फोर्स जीरो कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं एक केस की, जो एक बहुत कॉमन केस है, और इसको बोलते हैं हम लोग एटवुड मशीन। क्या बोलते हैं बच्चों? एटवुड मशीन। क्या बोलते हैं बच्चों? एटवुड मशीन। एटवुड मशीन क्या होती है? लेट मी टेल। एटवुड मशीन एटवुड मशीन ऐसी मशीन होती है, मैं बता रहा हूँ कि कुछ नहीं होता, बिल्कुल एक सिंपल चीज होती है। ये एक सिंपल सिस्टम जिसमें पुली रेस्ट पर होती है। ठीक है, एक मास m1 है, एक मास m2 है, और m1 m2 से बड़ा है। ठीक है ना? अब m1 m2 से बड़ा है, दो ब्लॉक्स हैं। हम्म तो m1 m2 से क्या है? बड़ा है। m1 m2 से क्या है? बड़ा है। अब क्या होगा बच्चों, समझना, अगर m1 m2 से बड़ा है तो ये नीचे आएगा, और ये ऊपर जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये नीचे आया तो इस पर इक्वेशन लगाओ, लेफ्ट वाले पे। भाई नीचे आ रहा है तो नीचे वाला फोर्स बड़ा होना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है तो नेट फोर्स नीचे। अब नेट फोर्स नीचे तभी होगी जब नीचे वाला फोर्स क्या होगा? बड़ा होगा। क्या होगा बच्चों? क्या होगा? बड़ा होगा। तो ठीक है भाई, तो हम m1 पे लगाते हैं नेट फोर्स बराबर m है। अब इसमें नेट फोर्स होगा m1g माइनस टी बराबर m1a। अब बात करते हैं m2 की। m2 पे फिर लगाएंगे नेट फोर्स बराबर m है। अब m2 में क्या होगा बच्चों? m2 जा रहा है ऊपर, तो ऊपर वाला फोर्स बड़ा होना चाहिए, तो t माइनस m2g बराबर m2 ऐड कर लो। m1g माइनस m2g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। a कितना हो गया? m1g माइनस m2g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक तरीका है इसको, ठीक है, हम इन दोनों को एक यूनिट से मान लेते हैं और एक्सेलरेशन लिख देते हैं नेट फोर्स बाय मास। अब इन दोनों को अगर एक यूनिट मान लेंगे, समझ में बात, इन दोनों को एक ही यूनिट मान लिया,
ठीक है, और एक्सीलरेशन लिख दिया नेट फोर्स ऑफ मास, ठीक है। अब ये समझो जैसे कि आप इसको ऐसे समझना कि जैसे कि मान लो ऐसे समझो कि सपोज ऐसे मान लो कि एक m1 है एक m2 है, ठीक है। m1 पे है ना, जिधर धागा है उसका उल्टा m1g लग गया, तो इसको ऐसे मान लो, और ऐसे ही m2 पे लग गया m2g। मेरी बात समझ रहे हो आप? जैसे कि एक्चुअली देखो, बात यही सिस्टम को ऐसे चलना है, हम इसको सीधा मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये m1g सिस्टम को एंटी क्लॉकवाइज चलाना चाहता है, m2g क्लॉकवाइज, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, भले दिखने में दोनों नीचे हैं लेकिन ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। सोचो, ये भी 10 किलो वो भी 10 किलो, 10g कैंसिल हो जाएंगे। इधर लग गया m1g, उधर लग गया m2g, लग गया। अब ये इधर खींच रहा है इधर खींच रहा है, लेकिन बड़ा कौन है? m1g। तो नेट फोर्स कितना होगा सिस्टम पे? m1g माइनस m2g बाय m1 प्लस m2। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो कि आप इसको एक तरह से सीधा मान लो, सीधा मान लिया, ये इधर नेट फोर्स क्या होगा? दिस माइनस दिस, टेंशन काम नहीं आएगी क्योंकि एक पे आगे एक पे पीछे कट जाएगी, ठीक है बच्चों। डिवाइड बाय टोटल मास हो गया, ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। अब टेंशन कैसे निकाले? मिटा दूं बच्चों इसको? टेंशन बहुत सिंपल है। टेंशन कितना होगा बच्चों? टेंशन निकालने के लिए क्या करो कि ए की वैल्यू क्रिएट कर दो, ये ए की वैल्यू रख दो, इच्छा है ए की वैल्यू रख ही दो, चलो टी आ जाएगा m1g माइनस ए, समझ लो, टी उधर चल जाएगा, m1g माइनस ए हो गया। तो m1g, m1 नीचे करते हैं ए कितना है बच्चों? m1g माइनस m2g बाय m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, ये एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? एलसीएम लेने के बाद m1 प्लस m2, यहाँ हो जाएगा m1 प्लस m2g माइनस m1g माइनस m2g, ठीक है। अब यहाँ हो गया m1g और m1g कट गया, तो ये हो गया आपके पास m2g और माइनस ऑफ माइनस m2g वो भी प्लस m2g, तो 2m2g है ना बाय m1 प्लस m2। अब ये t के नीचे m1 था तो इस t को यहीं रहने दो, और इस m1 को ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा? 2m1 m2g बाय m1 प्लस m2, धड़ धड़ धड़, ठीक है बच्चों। अब यहां से आप कुल मिला के टेंशन निकाल सकते हो, और मैं चाहता हूं कि इस फॉर्मूले को आप लोग एमटीआर कर लो। एमटीआर बोले तो मुझे तो रटो, ठीक है भाई। तो टेंशन हो जाएगा 2m1 m2g बाय m1 प्लस m2, और एक्सेलरेशन हो गया m1g माइनस m2g बाय m1 प्लस m2, ठीक है। टेंशन रट लो, एक्सेलरेशन रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मिटा दो। और क्वेश्चन करते हैं भाई साहब। और क्वेश्चन क्या करते हैं, मान लो एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं कि ये एक इंक्लाइन है, मान लो 30 डिग्री का, और एक ब्लॉक ये रहा एक ब्लॉक ये रहा, मान लो ये ब्लॉक 2 किलो का, ये ब्लॉक 3 किलो का। अब समझना कि ये नीचे 3g, ऊपर टेंशन, ठीक है बच्चों। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ भी ऊपर टेंशन होगा। अब देखो दो का क्या होगा, ध्यान से देखना जो मैं आपसे कह रहा हूँ। ये आपके पास 30 डिग्री, दो पे नीचे क्या लगेगा? दो पे नीचे लगेगा 2g। अब देखो, अब ये 30 है, ये 90, तो ये 60 हो जाएगा, ये फिर 30 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इंक्लाइन के पैरेलल, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर। इधर हो जाएगा 2g cos 30, इधर हो जाएगा 2g sin 30। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस ऑल। 2g cos 30, 2g sin 30, इधर हो जाएगा नॉर्मल। तो अब ये समझना बेसिकली कि चलेगा तो इधर ही, ऊपर नीचे जहां भी चले वैसे ऊपर जाएगा, तो चलेगा तो इधर ही, तो ये दोनों तो कैंसिल होनी चाहिए, तो नॉर्मल 2g cos 30 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, ठीक है बच्चों। अब ये नीचे आएगा, अगर इसका एक्सेलरेशन नीचे है तो नेट फोर्स भी नीचे है, तो इसकी इक्वेशन होगी 3g माइनस टी बराबर 3, ठीक है बच्चों। ये होगी इक्वेशन इसकी। राइट वाले की इक्वेशन क्या होगी? ऊपर जाएगा तो 2g sin 30 क्या हो जाएगा? 10, साइन 30 आधा होता है, 2g 20 होता है, तो ये ऊपर जा रहा है तो नेट फोर्स ऊपर होगा, तो t माइनस 10 बराबर 2a, t माइनस 10 बराबर 2a, दो इक्वेशन होगी। अब क्या करो, दोनों को कर दो ऐड, ऐड करोगे तो t और t कैंसिल हो गए, 30, 3g मतलब 30 में से 10 गए 20, बराबर कितना हो गया? 5 है। a कितना हो गया आपके पास? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको टेंशन निकालनी है तो यहाँ वैल्यू रख देना, सिंपल। अब इसका ज्यादा अच्छा तरीका ये है, आप ऐसे देख लो कि नेट फोर्स बाय मास, फिर वही बात है, आप इनको एक सीधा सा मान लो सिस्टम, ठीक है।
इधर अब ये ऐसे कर लिया, उसको ऊपर कर दिया, तो इधर 3g लग रहा है, उधर 10 लग रहा है। तो बेसिकली आप ये समझ लो कि इसको 30 चलाना चाह रहा है, 10 रोकना चाह रहा है। नेट फोर्स क्या हो गया, 30 माइनस 10 बाय मास कितना हो गया बच्चों, 3 प्लस 2, तो ये हो गया 20/5, आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस ऑल। ठीक है बच्चों, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो तो अपन एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, और फिर हम चलते हैं आगे। ठीक है, और चलो भाई मैं मिटा रहा हूँ इसको। चलो अगला क्वेश्चन है, मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन और करते हैं। 1 किलो, 2 किलो या 2 किलो, 3 किलो, ठीक है। कई लोग कहते हैं सिस्टम चलेगा नहीं क्योंकि सर ये 2 है 3 है। भाई साहब हमारे दिमाग में फ्रिक्शन भरी पड़ी है। अब सोचो अगर यहाँ पर कितना ही भारी मास हो, 10 किलो का भी हो और यहाँ 2 किलो हो और नीचे पहिए लगे पड़े तो उसको रोकेगा कौन चलने से? लिए चलने से तो वो चलेगा ही। फ्रिक्शन होगी तो भले ना चले, फ्रिक्शन नहीं होगी तो मास 100% चलेगा। अब मुझे इसका एक्सेलेरेशन बताना, सिंपल सी बात है। इसका एक्सेलेरेशन नीचे होगा, इसका एक्सेलेरेशन आगे होगा। ये टी, ये भी टी, ठीक है, नीचे 2g, इस पर ऊपर नॉर्मल होगा, नीचे 3g होगा। ध्यान रखना दोनों कट जाएंगे, क्यों? क्योंकि एक्सेलेरेशन इधर होगा, उसके 90 डिग्री पे फोर्स क्या होता है, 0। 2g नीचे, टी ऊपर, टी है ना। अब बात करते हैं 2 किलो की। नीचे आ रहा है तो 2g बड़ा होना चाहिए, नेट फोर्स हो गया 2g माइनस टी बराबर 2। ये आगे जा रहा है, ठीक है, इस पे एक ही फोर्स है, 3 किलो पे टी बराबर 3 है। दोनों को ऐड कर दिया, 2g बराबर 5 है। ए कितना हो गया बच्चों, 20/5 कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप सीधे मान सकते हो इसको कि आप एक सिस्टम मान लो ऐसा, एक 3 एक 2, तो वही बात है। इस सिस्टम को चलाने वाला कितना है, 2g यानी कि 20, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 20/3 + 2 5, तो 4 आ गया आपके पास। ठीक है, इनका तो कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो यू कैन डू दिस क्वेश्चन लाइक दिस ऑल्सो। अब हम चलते हैं आगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठैक 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 ठैक, ये सब मिट गया बबुआ, ये सब मिट गया। अब चलना है आगे। मान लो क्वेश्चन ऐसा है, तो 3 5 30 डिग्री, फिर सिस्टम को एक्सेलरेशन बताना है। तो 5 पे नीचे हो गया 5g, 5g बोले तो 50, 3 पे नीचे हो गया 3g, ऊपर हो गया नॉर्मल। ये दोनों आपस में कटेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन इधर इधर होगी। इस पर फिर वही देखो, मैं बता रहा हूँ, कभी भी एक इंक्लाइन हो और इंक्लाइन का एंगल थीटा हो तो काम ही करना है। देखो बच्चों, थीटा एंगल है तो यहाँ लगेगा mg। तो हम लोग क्या करते हैं, दो एक्सिस बनाते हैं, एक इंक्लाइन के पहले, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर। अब ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा है, फिर थीटा होगा। अब इधर कितना होगा बच्चों, mg cos थीटा, इधर कितना होगा बच्चों, mg sin थीटा। तो ये क्या होगा, नॉर्मल। ठीक है बच्चों, तो हमेशा इधर mg sin थीटा होता है, तो अगर वो इधर चलता है तो नॉर्मल mg cos थीटा कट जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल mg cos थीटा कट के वो इधर की तरफ चल देता है। तो अब मैं नॉर्मल mg cos थीटा नहीं बना रहा, मैं सीधे बता रहा हूँ कि नीचे कितना होगा, 2g sin 30। 2g sin 30 बोले तो 10 हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ये चीज आप लिख लो अलग से, है ना, ताकि मैं ये मिटा दूं, मेरे पास जगह थोड़ी कम है। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, यहाँ पर क्या हो बच्चों, एक टेंशन ये हो गया T1, एक टेंशन ये हो गया T1, ये टेंशन हो गया T2, ये टेंशन हो गया T2। ठीक है, इक्वेशन लिखते हैं, ये नीचे आएगा, ये इधर जाएगा, ये ऊपर जाएगा। इक्वेशन लिखोगे तो अगर मैं 5 किलो के लिखता हूँ तो नीचे आ रहा है तो 50 माइनस T1 इजिकल टू 5। अगर 3 किलो की बात करूंगा, 3 किलो लेफ्ट आ रहा है तो लेफ्ट आ रहा है तो T1 T2 से बड़ा होगा, T1 माइनस T2 बराबर 3 है। और अगर 2 किलो की बात करते हैं, 2 किलो अगर ऊपर आ रहा है तो क्या होगा बच्चों, T2 माइनस 10 बराबर 2 है। 3 इक्वेशन होगी आपके पास। अब क्या करना है, तीनों को जोड़ दो तो T1 T1 T2 T2 कट गया, 50 में से 10 गया 40 बराबर कितना हो गया, 10 है। ए कितना हो जाएगा बच्चों, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यह सिंपल सी बात है। एक्सेलरेशन को लिख दो नेट फोर्स बाय मास, इसको बिल्कुल सीधा मान लो। उधर 10 है, इधर 50 है, समझ रहे मेरी बात आप? या ऐसे ही रहने दो, कुछ नहीं। ये सोचो कि 50 ऐसे चलाना चाहता है, 10 ऐसे चलाना चाहता है, लेकिन जीत किसकी होगी, 50 की, क्योंकि 50 क्या है, बड़ा है। तो नेट फोर्स हो जाएगा आपके 50 माइनस 10 हो गया, और टोटल मास कितना होगा, 5 3 2। तो
ये हो गया 40/10, आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हो। आई होप यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दिस। ठीक है, अब चलते हैं और आगे। ठीक है, मिटा दूं बच्चों इसको, मिटा दूं। ठीक है, अब ये गया मिट, और हम चलते हैं आगे। आगे चलें कि ना चलें? आगे नहीं चलते, चलो ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि आगे नहीं चलते हैं और इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।